दोस्तों, जिन स्टूडेंट का अगले दिन साइंस का पेपर है, यानी कि आपका 20 फरवरी को साइंस का पेपर है, उनके लिए साइंस का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन और प्लस लॉन्ग क्वेश्चन दोनों को लाया गया है, ताकि आपका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों का कमांड हो सके, जिससे कि आपके बोर्ड परीक्षा में जो भी पूछा जाए वो आप बना दें। शॉर्ट यानी कि लघु क्वेश्चन, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय दोनों क्वेश्चन को ला दिए हैं, ताकि आप इन सारे लघु क्वेश्चन और दीर्घ क्वेश्चन का तैयारी कर ले, जिससे कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए उसका आप आंसर दे दे। और सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछने जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पानी में रखा हुआ, यहाँ पर देख लीजिए कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों? तो इसका आंसर देख लीजिए कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो पानी की सतह पर अपवर्तित होकर आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण पानी के पेंदे में रखा हुआ सिक्का हमें उठा हुआ दिखाई देता है। इतना लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को लिखिए। तो आंसर है यहाँ पर कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ एक बल का अनुभव होता है, जो बल का अनुभव होता है उस बल को विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसका भी आंसर हो चुका है। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा, यहाँ पर सारा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पर कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा का परिभाषित करे या दिष्ट धारा को परिभाषित करे। तो आप जो अंतर दिया गया है उसी को लिख दीजिएगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा का। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर निम्नलिखित है। पहला में प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ बदलता है और यहाँ पर दिष्ट धारा समय के साथ नहीं बदलता है। और यहाँ देख लीजिए दूसरे नंबर में है, इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, और इसमें है कि इसे एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। और देखिए तीसरा नंबर पॉइंट है कि यह डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है, यानी यह जानलेवा होता है, और यह एसी की अपेक्षा कम घातक होता है। और चौथा नंबर पॉइंट है, इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। और यहाँ पर चौथा पॉइंट दिष्ट धारा में है कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कठिनाइयाँ होती है। तो ऐसे लिख दीजिएगा, तो अंतर हो गया। और इसी में से परिभाषा पूछ दे तो ऐसे ही लिख दीजिएगा कि वैसी धारा जो समय के साथ बदलता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। या और इन्हीं सारे में से लिख दीजिएगा तो इसका परिभाषा हो जाएगा। और दिष्ट धारा भी लिख दीजिएगा तो इसमें से तो ये दिष्ट धारा का भी परिभाषा हो जाएगा। जैसा भी पूछे तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम को लिखें। यह ऐसा क्वेश्चन है कि ये 2 नंबर में पूछेगा, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा और लॉन्ग में भी पूछेगा। तो 2 नंबर में पूछेगा तो इतना ही लिखना है, और 6 नंबर में यदि पूछेगा तो आपको क्या करना है कि ये ओम का नियम लिखना पड़ता है, ओम के नियम का सत्यापन, उसका ग्राफ, ये सारा लिखना पड़ता है। तो हम आपको दीर्घ क्वेश्चन आगे कराएंगे तो वो सारा बता देंगे कि कैसे लिखना है। तो चलिए अभी ओम के नियम को देख लेते हैं। तो देखिए, ओम के नियम में क्या है, नियत ताप पर चालक के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होती है। इतना लिख दीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा 2 नंबर का।
और अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति क्या है। देख लीजिए यहाँ पर कि विद्युत शक्ति क्या है। इसका आंसर लिखना है तो देखिए दिया हुआ है आंसर, 1 सेकंड में किसी विद्युतीय उपकरण के द्वारा प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा को उस उपकरण का विद्युत शक्ति कहते हैं। ये आंसर हो गया इसका। और अगला देखिए दिया हुआ है शॉर्ट सर्किट यानी कि लघु पंथन। तो शॉर्ट सर्किट लघु पंथन का कैसे आंसर देना है वो देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करते चलिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और देखिए लघु पंथन यहाँ पर दिया हुआ है, लघु पंथन यानी शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, जब गर्म तार एवं ठंडा तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में परिपथ में प्रतिरोध का मान बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण अधिक धारा प्रवाहित होने लगता है। यह घटना लघु पंथन कहलाता है। यानी लघु पंथन में गर्म तार और ठंडा तार आपस में मिल संपर्क में आ जाते हैं तो इसमें प्रतिरोध का मान कम हो जाता है और विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होने लगता है, जिसे ही शॉर्ट सर्किट या विद्युत यानी लघु पंथन कहते हैं। तो इसका भी आंसर हो चुका है। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर क्या है और यह कैसे काम करता है। देखिए विद्युत हीटर क्या है, यह कैसे काम करता है। तो आंसर है कि विद्युत हीटर चीनी मिट्टी का एक चपटी प्लेट होती है जिसमें वक्राकार खांचे बने होते हैं। इन वक्राकार खांचों में नाइक्रोम का तार लगी होती है तथा इनमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो नाइक्रोम का तार गर्म होकर लाल हो जाता है और इससे ऊष्मा प्राप्त होता है। यानी कि इससे ऊष्मा निकलने लगता है जिससे हम लोग खाना बनाते हैं। उसी विद्युत हीटर के बारे में लिखना था। तो ये आंसर हो चुका है विद्युत हीटर के बारे में। और अगला क्वेश्चन है, देखिए परिनालिका क्या है। इसको भी देख लीजिए कि परिनालिका क्या है। बहुत ही छोटा आंसर है, परिनालिका क्या है। तो आंसर है, जब अचालक या यहाँ पर अचालक या कुचालक कर सकते हैं, जब कुचालक पदार्थ में चालक पदार्थ की कुंडली लपेट दी जाती है तो ऐसी व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। और अगला है देखिए, उत्तल लेंस का दो उपयोग को लिखें। यहाँ पर उत्तर देखिए दिया हुआ है कि उत्तल लेंस की दो उपयोग को बताएं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले तो उत्तल लेंस की दो उपयोग निम्नलिखित है। सबसे पहले ऐसे पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा कि निम्नलिखित है। सबसे पहला कि यह दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस होता है जो कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। और दूसरा, इसका उपयोग आवर्धक लेंस के रूप में किया जाता है। यानी कि उत्तल लेंस जो बहुत छोटे छोटे लिखा हुआ शब्द होता है, इसी से देखने पर बड़ा बड़ा दिखाई देता है तो उसके रूप में ये प्रयोग होता है। ये हो चुका है। और अगला देखिए दिया हुआ है कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखें। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। पहले यहाँ पर पहला में लिखिएगा। 2 नंबर का पूछेगा तो 2 या 3 लिख दीजिएगा। 3 लिख दीजिएगा तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा। सबसे पहला है कि दाढ़ी बनाने में जो हम लोग शेविंग करते हैं, शेविंग करने के लिए इसका प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। और दूसरा है कि गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी होता है उसका हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और तीसरा में दंत चिकित्सक जो दांत का चिकित्सक होता है वो इस अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी क्या है। मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी क्या है। तो इसका आंसर है कि मानव नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। इससे निकट रखी वस्तु को मानव नेत्र स्पष्ट नहीं देख सकता है। इसे ही मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी कहते हैं। कि यानी कि मानव नेत्र जो है जो 25 सेंटीमीटर से यदि आप नज़दीक आँख को ले जाते हैं किसी की वस्तु को देखने के लिए तो आप स्पष्ट नहीं देखेंगे, यानी कि साफ साफ आपको दिखाई नहीं देगा। और अगला क्वेश्चन है देखिए,
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को लिखें। दिया हुआ है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, सारा सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब का है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को लिखें। आंसर है कि जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश जाता है तो बाहर जाकर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो इसी विभक्त होने की घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इंद्रधनुष क्या है। देख लीजिए कि इंद्रधनुष क्या है। इसका भी आंसर दिया हुआ है। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म बूंदों में दिखाई देती है, जो वायुमंडल में उपस्थित जल के सूक्ष्म बूंदों के द्वारा सूर्य की प्रकाश की परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। ये सारा याद कर लीजिएगा, सारा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है। और यहाँ देखिए दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। आगे दिया हुआ है कि देखिए लोहे की वस्तु को हम पेंट करके क्यों रखते हैं, या इसी के जगह पर पूछ देगा कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या उपाय करते हैं। दोनों एक ही क्वेश्चन है, एक ही आंसर दोनों का होगा, सिर्फ घुमा दिया थोड़ा सा, तो ये दोनों देख लीजिएगा जैसे पूछे, बाकी आंसर एक ही होगा। देखिए लोहे की वस्तु को हम पेंट करके रखते हैं क्योंकि पेंट करने से लोहे के ऊपरी सतह छिप जाता है, क्योंकि ऊपरी सतह पर पेंट कर दिया जाता है तो ऊपर पेंट हो जाती है, जिससे जंग नहीं लगता है। इसीलिए हम लोहे को पेंट करके रखते हैं ताकि वो जंग ना लगे उस पर। तो ऐसे भी पूछ सकता है और उसको पलट कर भी पूछ सकता है। और अगला क्वेश्चन है, देखिए पीएच स्केल दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन है कि पीएच स्केल, देखिए यहाँ पर है पीएच स्केल क्या है। देखिए उदासीन यौगिक का पीएच कितना होता है। उदासीन यौगिक का पीएच मान कितना होता है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। यह एक ऐसा यंत्र है जिसके सहायता से किसी विलयन में अम्ल की अम्लीयता और क्षार की क्षारीयता ज्ञात किया जाता है। इसे ही पीएच स्केल कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं इसे ही पीएच स्केल कहते हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ से है। तो देखिए उदासीन यौगिक का पीएच स्केल 7 होता है, यानी 7 होता है। आप देख लीजिए बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि यह एक ऐसा यंत्र है जिसके सहायता से किसी विलयन में अम्ल की अम्लीयता और क्षार की क्षारीयता ज्ञात किया जाता है, उसे ही पीएच स्केल कहते हैं। और उदासीन यौगिक का पीएच स्केल 7 होता है। और अगला क्वेश्चन है, देखिए साबुन को परिभाषित करें। साबुन को परिभाषित करें तो आंसर है लंबी श्रृंखला वाली उच्च वसीय कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम लवण होता है, इसे ही साबुन कहते हैं। बहुत ही छोटा आंसर लिखा गया है और बहुत ही सटीक है। आप ऐसा लिखेंगे तो आपका फुल मार्क्स मिलेगा। और आगे देखिए दिया हुआ सरफ या अपमार्जक क्या है। ऊपर दिया हुआ था साबुन और नीचे यहाँ देख लीजिए सरफ है दिया हुआ। सरफ या अपमार्जक क्या है, तो आंसर है कि अपमार्जक उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण होता है, जिसे अपमार्जक कहते हैं। दोनों एक एक दो लाइन का क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा तो आपको 1 सेकंड में 2 सेकंड में याद हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा VVI पूछने वाला क्वेश्चन है। और आगे चलते हैं। देखिए दिया हुआ है अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि देखिए कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खाद्य पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। दही एवं खट्टे पदार्थ होगा, दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए, तो आंसर देख लीजिए कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए क्योंकि वह अम्ल में
उपस्थित कारक धातु से अभिक्रिया करके एक विषैला यौगिक का निर्माण करेगा जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा। जो पीतल के बर्तन होते हैं या तांबे के बर्तन, उसमें आप खट्टे पदार्थ को रख दीजिएगा तो वो धातु से अभिक्रिया करके एक विषैला यौगिक का निर्माण कर देगा, जो आप खाइएगा तो आपको जानलेवा भी हो सकता है, इसीलिए नहीं रखा जाता है। और अगला क्वेश्चन, अयस्क किसे कहते हैं? देख लीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि अयस्क किसे कहते हैं, और सिर्फ एक लाइन का आंसर है। देखिए, वैसा खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण कम खर्च एवं आसानी से होता है उसे ही अयस्क कहते हैं। और ये अपना भाषा में है, ऐसे लिखिएगा तो आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, वो सोचेगा कि बच्चा चोरी नहीं किया है, इसीलिए अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। देखिए, बहुत ही छोटा आंसर लिखा गया है। और नीचे भी देख लीजिए, यहाँ पर गैंग या अघात्री किसे कहते हैं? तो देखिए, आंसर है कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को ही गैंग या अघात्री कहते हैं। तो गैंग या अघात्री, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को ही गैंग या अघात्री कहते हैं। तो इसका भी आंसर हो चुका है। और अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लक्स क्या है? देखिए यहाँ पर फ्लक्स किसे कहते हैं, या हिंदी में पूछेगा तो द्रावक पूछेगा या गालक, इसका इंग्लिश होता है फ्लक्स। तो इसका आंसर देख लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के लिए बाहर से जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे ही गालक या द्रावक या फिर फ्लक्स कहते हैं। ये तीनों में से, ये तो दोनों हिंदी नाम हो गया, और ये है फ्लक्स जो इंग्लिश नाम है, उसे ही द्रावक या गालक कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि सोडियम को किरोसिन तेल में क्यों डुबाकर रखा जाता है? तो आंसर है कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है क्योंकि यह वायु में आने पर अभिक्रिया कर जलने लगता है, इसीलिए इसे बचाने के लिए किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। यदि ये खुला में रख दिया जाए तो आग पकड़ लेता है, इसीलिए आग नहीं धरे, इसीलिए इसे सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, देखिए फेन उत्प्लवन विधि, ये बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि फेन उत्प्लवन विधि क्या है? ऐसा क्वेश्चन एक पूछ ही लेता है। तो देख लीजिए कि फेन उत्प्लवन विधि क्या है। इस विधि में सल्फाइड ऐश के महीन चूर्ण को जल से भरे टैंक में डाल दिया जाता है और झाग उत्पन्न करने के लिए पाइन का तेल डालकर पाइप के सहारा से वायु प्रवाहित किया जाता है, तो शुद्ध अयस्क फेन के रूप में जल के ऊपरी सतह पर तैरने लगता है और अशुद्धि नीचे बैठ जाता है। इसी को फेन उत्प्लवन विधि कहते हैं। समझ गए? बहुत ही सिंपल भाषा में था, आपको एक बार में दिमाग में फिट हो गया होगा कि फेन उत्प्लवन विधि क्या है। और अगला है, देखिए भर्जन या जारन या फिर निस्तापन भी पूछ सकता है। ये भर्जन का उल्टा है निस्तापन, एक ही आपको याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। देखिए भर्जन या जारन वैसी प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वायु के उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं तो उड़नशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं और धातु की ऑक्साइड प्राप्त होता है, इसे ही भर्जन कहते हैं। देख लिए भर्जन क्या है। अब निस्तापन पूछ दे तो भर्जन में देखिए क्या है, वायु की उपस्थिति में, यहाँ पर देख लीजिए वायु की उपस्थिति में। और जारन में क्या होगा कि वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो प्राप्त धातु को ही निस्तापन कहते हैं। तो दोनों एक दूसरे का विपरीत है, तो एक याद हो गया तो दूसरे अपने आप याद हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा ये वीवीआई क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो इसका एक लाइन में आंसर है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान उसमें पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा होता है। जो पत्तियां होती हैं उसमें उपस्थित रंध्रों के द्वारा जो वायु का आदान प्रदान होता है। और अगला क्वेश्चन है कि देखिए
लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन पूछ दिया है। यहाँ पर देख लीजिए कि लैंगिक जनन जब नर और मादा आपस में संयोग करके अपने ही जैसे संतति या संतान का उत्पन्न करते हैं उसे ही लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन क्या है कि जब नर और मादा आपस में संयोग करके अपने ही जैसा एक नए संतान का उत्पन्न करते हैं उसे ही लैंगिक जनन कहते हैं। और यहाँ से देखिए जो दीर्घ क्वेश्चन है वो है यहाँ पर देखिए मानव नेत्र वाला है। देखिए मानव नेत्र से सबसे पहला है कि मानव नेत्र में कितने प्रकार के दोष होते हैं और उनका दूर करने के उपाय। तो ये आपको पूछेगा, तो जब ऐसा पूछेगा क्वेश्चन तो आपको दीर्घ में पूछेगा, और 2 नंबर में पूछेगा तो पूछ देगा कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका दूर करने का उपाय, या दूर दृष्टि दोष क्या है, इसका दूर करने का उपाय। 2 नंबर में पूछेगा तो ऐसा पूछेगा। यदि 6 नंबर में पूछेगा तो ये सारा पूछेगा कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं और उनका दूर करने का उपाय को बताएं। तो चलिए सबसे पहले ये हम 6 नंबर वाला बता देते हैं। इससे आपको 2 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर वाला भी आप बना सकते हैं। ऐसे 2 नंबर का क्वेश्चन और 6 नंबर का भी क्वेश्चन निकल कर आता है। तो चलिए आगे हम दीर्घ क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सबसे पहले इसमें निकट दृष्टि दोष है। देखिए जो मानव नेत्र में सबसे पहला आप लिखिएगा तो यहाँ पर लिख दीजिएगा निकट दृष्टि दोष, और देकर यहाँ पर 2 बिंदु देकर ऐसे कर दीजिएगा और इसको लिखिएगा कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति को ये दोष हो जाता है उस व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। ये ध्यान रखिएगा कि जब निकट दृष्टि दोष पूछेगा तो निकट की ही वस्तु साफ साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि निकट दृष्टि दोष है यानी कि निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगा। नहीं, इसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। और इसका दूर करने का उपाय भी देख लेते हैं। देखिए इसको दूर करने का उपाय है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। जो निकट दृष्टि दोष है इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और अगला क्वेश्चन है देखिए दूर दृष्टि दोष। ये सारा 2 नंबर में पूछ सकता है, और आप जान ही रहे हैं कि हम 6 नंबर के लिए करा रहे हैं तो दोनों पे पूछ सकता है। आप बहुत ज़्यादा भी है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि दूर दृष्टि दोष, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा परंतु निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगा। और दूर दृष्टि जिस व्यक्ति को हो जाएगा उस व्यक्ति को जो दूर की वस्तु वो साफ साफ दिखाई देगा और निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगा। और इसका दूर करने का उपाय देख लीजिए। दूर करने का उपाय, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस दिया हुआ है और निकट दृष्टि दोष में अवतल और इसमें उत्तल, ये दोनों ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, आप याद कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है कि जरा दृष्टि दोष, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, नहीं देखिए यहाँ पर दिया हुआ है यह दृष्टि दोष व्यक्ति को बढ़ते हुए उम्र के साथ होता है। यह दोष व्यक्ति के बुढ़ापे में होता है। जो जरा दृष्टि दोष है ये सामान्यतः जो बुढ़ापे में ये दोष होता है जिसमें मोतियाबिंद इशारा आता है। और अगला इसका दूर करने का उपाय भी देख लीजिए कि ये कैसे दूर किया जा सकता है। तो देखिए दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकस लेंस, देखिए इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकस लेंस का उपयोग करते हैं। और अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला है कि ओम के नियम को लिखें तथा सत्यापन करें। आगे हम लोग ऊपर में आपको ओम का नियम हम लिखवा दिए हैं
और इसमें बोल रहा है कि ओम के नियम को लिखिए तथा सत्यापन कीजिए। तो आपको ये ओम के नियम ऊपर दिया हुआ है, लिख देना है और सत्यापन करने के लिए आपको लिखाया गया होगा, उसमें से देख लेना है और याद कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है जो कि हम आपको दे दिए हैं कि ओम के नियम को लिखना है और सत्यापन करना है। और आगे देखिए दिया हुआ है कि विद्युत मोटर का क्या है, इसका क्रिया विधि एवं सिद्धांत को लिखें। ये भी बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, इसको भी लिख लेना है। और केमिस्ट्री में देख लिए, केमिस्ट्री में देखिए आपको क्या याद करना है कि एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण, लोहा का निष्कर्षण और बॉक्साइट लोहा का निष्कर्षण, ये दो याद कर लेना है। ये दो में से एक पूछ देगा। और बायो में आपको मानव जनन तंत्र का जो नामांकित चित्र पार नहीं आता होगा तो पार दीजिएगा। और या फिर मानव जनन तंत्र या मदा जनन तंत्र या फिर मानव मस्तिष्क का चित्र, यही सारे में से एक चित्र अवश्य पूछता है, तो आप पारने के लिए सीख जाइएगा जिससे कि आपका वो भी दीर्घ आज आराम से बना सके। और ये सारा आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया गया था ताकि आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सके। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर तो नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको भी अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।